स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैत्रेय एजुकेशन हब पर। इम्पॉर्टेंट न्यूज़ एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यहाँ हम इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़ को बहुत ही शॉर्ट में एनालिसिस करेंगे ताकि आपको लेंदी एंड बल्कि न्यूज़ एनालिसिस से छुटकारा मिल सके। तो बढ़ते हैं यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। पेज नंबर 10 पर दे रखा है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2021 के बारे में, और ये हमारे जीएस पेपर 3 के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें ध्यान देने योग्य है कि जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2021 लेकर आया जा रहा है तो उससे इन्वेस्टमेंट में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर सर्टेन प्रोविजंस जो लॉ में थे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 में, उसमें बदलाव कर और कुछ रिलैक्सेशन दिए गए हैं। वहीं पर यहाँ पर रिलैक्सेशन के तौर पर बहुत सारे प्रोविजंस में डिक्रिमिनलाइजेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है, जो कि पहले 2002 का जो एक्ट था वहाँ पर बहुत सारे एक्टिविटीज़ को क्रिमिनलाइज कर दिया गया था। इस अमेंडमेंट के जरिए पेटेंट को भी बहुत ही ईजी बनाया जाएगा। यहाँ पे कुछ बातें और ध्यान देने योग्य है जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो पहला चीज़ है वो है एसेस एंड बेनिफिट शेयरिंग ABS। इंडिया में बहुत ज़्यादा लो है। जो एक्सपर्ट का कहना है कि इंडिया में 0.1 से लेकर 0.5 तक ही यहाँ पर ABS दिया जाता है। ABS का मतलब कि अगर कोई कंपनी यहाँ के ट्रेडिशनल मेडिसिनल प्लांट्स को लेकर कुछ दवाएं बना रही है और उससे कुछ बेनिफिट कमा रही हैं, तो वहाँ पर जो कम्युनिटीज़ है, लोकल कम्युनिटीज़ जिनके नॉलेज के हेल्प से ऐसा वो कर पा रही है, उनको अपनी बेनिफिट में कुछ शेयरिंग देना पड़ेगा। व्हेन लार्ज कंपनीज यूज मेडिसिनल और अदर इंडिजिनस प्लांट फॉर देयर प्रोडक्ट दे हैव टू पे ABS टू कम्युनिटीज़ दैट कंजर्व एंड प्रोटेक्ट देम। आपको समझ में आ गया होगा। अब इससे रिलेटेड कुछ जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, जो कुछ इंटरनेशनल जो कॉन्फ्रेंसेस हुए हैं उसके बारे में भी आपको ध्यान से पढ़ लेना चाहिए, जैसे कि CBD कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इवन कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। दूसरा है नागोया प्रोटोकॉल, आप इसे अपने इन्वायरमेंट वाले बुक से आप पढ़ सकते हैं। वहीं पे फिर दूसरा है बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 का, जो इंडिया के द्वारा लाया गया है और इसके अकॉर्डेंस में लाया गया है, यानी कि जो नागोया प्रोटोकॉल है और CBD है उसके अकॉर्डेंस में ही हमने बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 लेकर आए थे। इसको भी आपको पढ़ लेना चाहिए और अपने नोट्स में अंकित कर लेना चाहिए। अभी जो ये बिल है उसको जॉइंट कमेटी पार्लियामेंट को भेज दिया गया है, पार्लियामेंट के जॉइंट कमेटी को भेज दिया गया है ताकि इससे अच्छी तरह से स्टडी किया जा सके और इसमें जो ज़रूरी प्रावधान होगा, जरूरी इसमें जो चेंजेस लाने होंगे उसके बारे में बताया दिया जाएगा। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है पेज नंबर 12 पर, एडिटोरियल पेज पर। ये GS पेपर 2 के लिए से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें हमारे 3 न्यूज़ ऐसे हैं कि जो आपस में ही एक बहुत ज़्यादा रिलेशन में है और लगभग सेम ही न्यूज़ है, यानी कि ये तीनों जो आप देख रहे हैं आर्टिकल, ये 3 आर्टिकल इलेक्टोरल रोल पे ही बेस्ड है। जो पहला आर्टिकल नीडेड फेयर वॉल्स, सेकेंड आर्टिकल द मिसिंग डिबेट एंड द थर्ड आर्टिकल इज इलेक्टोरल रिफॉर्म। अब हम ये तीनों में जो मेन बातें कही गई है उसे हम आपको बता देते हैं यहाँ पे। जो पहला है कि इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट बिल 2021 से रिलेटेड है। इसमें कुछ कंसर्न है और कुछ इसके बेनिफिट्स हैं जो कि हमने पिछले क्लास में भी किया था, यानी कि जो प्रीवियस डे का जो न्यूज़पेपर है 22 दिसंबर 2021 का, उसमें भी इसकी जिक्र आई थी, लेकिन उससे कुछ ज़्यादा करके पॉइंट्स हमें यहाँ पे मिलता है, तो इसे आप अपने नोट्स में अंकित कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कि लिंकिंग आधार कार्ड विद वोटर ID कार्ड, इसके कुछ बेनिफिट्स हैं, जैसे कि ये हेल्प करेगा जो डुप्लीकेट जो वोटर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने में। दूसरा जो इलेक्टोरल रोल है, जो मल्टीपल इनरोलमेंट हो चुका है वोटर्स का, उसको भी दूर करने में ये काम आएगा। और तीसरा कि जो फ्रॉडुलेंट वोटिंग का जो प्रैक्टिस किया जाता है, यानी कि एक ही वोटर के द्वारा कई एक बार जाके वोट दे दिया जाता है क्योंकि उनके कई एक ID कार्ड बने हुए होते हैं, वोटर ID कार्ड, उससे भी ये हमें छुटकारा देगा। लेकिन इसके कुछ कंसर्न हैं जो कि हमने 22 दिसंबर 2021 का भी पेपर में देखा था। यहाँ पर देखिए कि आधार जो है वो सिटीजनशिप प्रूफ नहीं है, ठीक। दूसरी बात कि अगर कोई रेजिडेंस, कोई भी व्यक्ति कहीं पे 182 डेज से ज़्यादा रह लेता है तो वो एलिजिबल हो जाता है कि वो जाकर आधार कार्ड बना सके, ठीक है। अब यहाँ पर
बात ये आ रही कि जो नॉन सिटीजन हैं वो भी जाकर इस तरह से आधार कार्ड बनवा सकते हैं और फिर वो जाकर इलेक्टोरल रोल में अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं। तो यहाँ पे नॉन सिटीजन हैं वो भी वोटिंग के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। नेक्स्ट, रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल 1960 के अकॉर्डिंग जो एड्रेस प्रूफ है वो की इंडेक्स होना चाहिए इलेक्टोरल रोल के लिए। लेकिन आपको पता है, अभी हमने बताया कि आधार जो है कोई एड्रेस प्रूफ नहीं है। तो अगर कोई व्यक्ति आधार लेकर जाता है रजिस्ट्रेशन करवाने, तो उससे कैसे डील किया जाएगा? क्या उसको इलेक्टोरल रोल में शामिल कर लिया जाएगा? क्योंकि आधार तो एड्रेस प्रूफ है ही नहीं, जबकि रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल 1960 में बोला गया है कि एड्रेस प्रूफ जो है वो मस्ट है फॉर द इलेक्टोरल रोल। नेक्स्ट जो कंसर्न है कि हमारे पास कुछ ऐसा डेटा अवेलेबल नहीं है जो कि फुल प्रूफ बनाता है आधार को, यानी कि आधार कार्ड में भी गड़बड़ियाँ मिल सकती हैं, हमें इसकी भी डुप्लीकेशन हो सकती है। नो डेटा अवेलेबल डेट मेक्स आधार फुल प्रूफ ऑफ डुप्लीकेशन। नेक्स्ट है कि देयर आर द एविडेंस, ऐसे कुछ हमारे पास एविडेंस हैं जो कि आपने विगत वर्षों में देखा होगा कि आधार के वजह से, आधार कार्ड में गड़बड़ियाँ की वजह से या बायोमेट्रिक ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा जो पीडीएस सिस्टम है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और वेलफेयर जो हमारी स्कीम चलाई जाती हैं, उससे बहुत सारे जो लार्जर पीपल को, लार्जर ग्रुप ऑफ पीपल को उनसे एक्सक्लूजन होना पड़ा, यानी कि उनको इनका बेनिफिट नहीं मिला सिर्फ़ और सिर्फ इसके वजह से क्योंकि आधार कार्ड में उनकी गड़बड़ियाँ थी। तो हो सकता है कि उनके इस वजह से, आधार कार्ड में गड़बड़ियाँ की वजह से उनको वोटिंग राइट्स भी नहीं मिले और एक तरह से डी फ्रेंचाइज का काम करेगा। नेक्स्ट कंसर्न है कि सबसे पहले कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आप जानते हैं कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी है और ये जाना जाता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने के लिए, जबकि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो कि आधार कार्ड बनवाती है, वो अथॉरिटी अंडर द गवर्नमेंट आती है, गवर्नमेंट के कंट्रोल में आती है। अब जब ये दोनों, जब आधार कार्ड को लिंक कर दिया जा रहा है वोटर आईडी कार्ड से, तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट दो बॉडी के बीच में देखा जा सकता है। नेक्स्ट है कि आधार कार्ड जो है बहुत ज़्यादा डीबीटी जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है और बहुत सारे जो वेलफेयर स्कीम्स हैं उसके लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि गवर्नमेंट के पास इससे वहाँ पर उनके पास डाटा अवेलेबल हो जा रहा है। और दूसरा, अगर हम इसे वोटर आईडी कार्ड से लिंक कर देते हैं तो ये गवर्नमेंट के पास डायरेक्ट एक मेथड आ जाएगा जिससे वो इलेक्शन को प्रभाव कर सकता है या फिर जो वोटर्स को इन्फ्लुएंस या मैनिपुलेट कर सकते हैं। ऐसे कई एक टेक्नोलॉजी हैं आज के दिन में कि हम डेटा एनालिसिस डेटा एनालिसिस के मदद से हम वोटर्स की प्रोफाइलिंग कर सकते हैं और साथ साथ वोटर को टारगेट कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम इलेक्शंस को प्रभावित कर सकते हैं। ये सिर्फ देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी किया जा सकता है, जैसे कि हमने देखा था, आपको पता होगा कैम्ब्रिज एनालिटिका का केस, आप इसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि अमेरिकी जो चुनाव हुआ ट्रंप साहब के समय में, उसको रसिया पर आरोप लगता है कि रसिया ने उसको प्रभावित किया था उस इलेक्शन को। तो आप कैम्ब्रिज एनालिटिका के बारे में ज़रूर पढ़ें। नेक्स्ट, इसी पेज पर इसी से रिलेटेड इलेक्टोरल रिफॉर्म के बारे में बात की गई है। इसमें दो तरह के इलेक्टोरल रिफॉर्म करने की बात की गई है। पहला है कि कॉमन इलेक्टोरल रोल बना दिया जाए, यानी कि आप जानते हैं कि पंचायती इलेक्शन, विधानसभा इलेक्शन और लोकसभा इलेक्शन, ये 3 स्टेज में हमारे यहाँ इलेक्शन होती हैं, 3 स्टेज ऑफ गवर्नमेंट हैं। इसमें बोला गया है कि तीनों के लिए हमें कॉमन इलेक्टोरल रोल की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि खास करके पंचायत और म्युनिसिपल रोल के लेवल पर यहाँ पे बहुत ज़्यादा बोगस वोटर्स मिले हैं। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आफ्टर PRI 1993 यानी कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन 1993 के बाद बहुत ज़्यादा करोर्स ऑफ फंड पब्लिक पंचायत एंड म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, म्युनिसिपल बॉडीज़ को दिए जाते हैं। अब वहाँ पर करप्शन के वजह से ऐसा देखा जाता है कि बोगस वोटर को खड़ा किया जाता है। तो अगर हम कोई एक कॉमन इलेक्टोरल लेकर आएँ तो इस बोगस वोटर से हमें छुटकारा मिल सकता है। अब इसके लिए हमें करना क्या होगा, तो आप जानते हैं कि पंचायती राज जो सिस्टम है वो गवर्न होता है आर्टिकल नंबर 243K और 243ZA से, जहाँ से जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो पावर ड्राइव करती है और उसी के
के पास ये पावर है कि वो इलेक्टोरल जो रोल है उसको उसमें वो चेंजेस लाए। तो हमें सबसे पहले इसमें चेंजेस लाने के लिए आर्टिकल 243 के एंड 243 से ZA में अमेंडमेंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो इलेक्टोरल रिफॉर्म की बात की जा रही है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और वो है कि एलिजिबिलिटी डेट ऑफ न्यू वोटर्स, जो नए वोटर्स आ रहे हैं उनकी एलिजिबिलिटी डेट क्या हो। तो अभी जो एट द प्रेजेंट है अंडर द सेक्शन 14B ऑफ RPA एक्ट 1950 कि अगर कोई भी व्यक्ति 18 साल का हो जाता है जनवरी 1 या उससे पहले, तो वो एलिजिबल हो जाता है अपने इलेक्टोरल रोल में नाम अंकित करवाने का। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी दुविधा है, वो क्या है कि अगर कोई व्यक्ति 2 जनवरी को 18 साल का होता है तो क्या उसको एक्सक्लूड अभी क्या है कि एक्सक्लूड माना जाता है। यानी कि जो व्यक्ति हु टर्न्स 18 बिटवीन 2 जनवरी टू 31 जनवरी, ये सब क्या होते हैं, एक्सक्लूड कर दिए जाते हैं, जबकि उसी साल वो 18 साल के पूरा हो जाते हैं। यानी कि उनको सिर्फ 1 साल पूरा उनका जो अपनी वोटिंग राइट्स है उससे वंचित रखा जाता है। तो इसके लिए प्रपोज किया गया है कि कुछ अमेंडमेंट्स लाया जाए और सजेशन दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से कि हम इसको क्वार्टरली कट ऑफ कर सकते हैं। यानी कि जनवरी 1 को रजिस्ट्रेशन हो, अप्रैल 1 को किया जाए, जुलाई 1 को किया जाए, अक्टूबर 1 को किया जाए, और इन डेट्स पे जो भी लोग 18 साल उनकी एज हो जाती है वो इलेक्टोरल रोल में अपने आप को शामिल कर सकते हैं। तो ये था कि 3 जो हमारे जो न्यूज़ हैं इम्पोर्टेंट एक ही तर्ज पे था जिसे हमने कवर किया। नेक्स्ट है पेज नंबर 13 पर, और ये GS पेपर 3 से इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर जो सेफ्टी नेट की बारे में बात की गई है, क्योंकि आपको पता है कि पेंडेमिक्स के समय बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट में ग्रोथ हुआ। दूसरा कि हेल्थ और एजुकेशन डिप्राइवेशन हुआ, और तीसरा कि हंगर और पॉवर्टी में इंक्रीजमेंट हुई है। अब यहाँ पर हमारे पास नीड क्या है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल, जो आर्टिकल दे रखा है इसके अकॉर्डिंग कि 2 तरह के हमारे पास नीड है। अभी शॉर्ट टर्म कुछ करने की ज़रूरत है और लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ लाने की ज़रूरत है। यहाँ पर बताया गया है कि अभी हमारे पास 2 एग्जिस्टिंग ऐसे पॉलिसीज़ हैं, स्कीम है जिसके तहत कुछ हमें राहत मिली, जैसे कि मनरेगा जो कि जॉब हमें देती है, और NFSA जो कि हंगर को चेक करने में हमें मदद किया। और अभी सजेशन इसमें यह दिया गया है कि हमें ऐसे प्रोग्राम की और भी ज़्यादा ज़रूरत है। साथ ही साथ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट को ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम अपने एक्सपेंडिचर का प्रायोरिटाइजेशन सोशल प्रोटेक्शन की तरफ ले जाएं। ठीक है। नेक्स्ट है पेज नंबर 17 पर, एक्सप्लेन्ड पेज पर, ये GS पेपर 2 से रिलेटेड है। हमने 22 दिसंबर का जो पेपर था उसमें भी हमने डिस्कस किया कि जो अभी रेजिंग द गर्ल्स मिनिमम एज ऑफ द गर्ल्स चाइल्ड 18 से जो 21 कर दिया गया है उसके बारे में ये न्यूज़ है। यहाँ पर है कि प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल 2021, इससे रिलेटेड क्या क्या ये चेंजेस कर रहा है इसमें जो अभी अमेंडमेंट आया है। तो ये 3 चेंजेस लेकर आए हैं। पहला चेंज है कि जो मिनिमम एज है मैरिज का गर्ल्स का वो 18 से 21 ईयर कर दिया जा रहा है। और दूसरा कि यहाँ पर जो विंडो ऑफ फॉर द चाइल्ड टू फाइल ए पिटीशन टू डिक्लेयर ए चाइल्ड मैरिज वाइड, इसको भी बढ़ाया गया है। कहने का मतलब है कि वो ड्यूरेशन जिस ड्यूरेशन में एक गर्ल चाइल्ड ये क्लेम कर सकती थी, ये पिटीशन फाइल कर सकती थी कि उनके मैरिज को नल एंड वाइड करार दिया जाए क्योंकि उनकी शादी चाइल्ड मैरिज के तरह हुई है, तो उसकी विंडो और बढ़ा दी गई है। एट ए प्रेजेंट अभी 20 साल के उम्र तक या फिर 18+2 यानी कि 18 साल में शादी हो रही है तो +2 साल तक वो ऐसा क्लेम कर सकती हैं। दूसरा कि अभी अमेंडमेंट कर इसको अप टू 23 ईयर्स तक के लिए लाया जा रहा है। यानी कि जब एडल्ट हो जाएंगे 18 ईयर्स प्लस 5 ईयर्स 23 ईयर्स तक अभी से इंक्रीज कर दिया जा रहा है। यानी कि अब 23 ईयर्स तक वो क्लेम कर सकती हैं कि जो भी मैरिज हुआ है उसको कोर्ट वाइड करार दिया गया। और वाइड करार देने का मतलब है कि ऐसा माना जाता है कि शादी हुई ही नहीं, उसके बाद आप सिर्फ और सिर्फ डाइवोर्स फाइल कर सकते हैं, उसको वाइड करार नहीं दे सकते हैं। नेक्स्ट इसमें क्लॉज जोड़ा जा रहा है
नॉट विद स्टैंडिंग एक क्लॉज जोड़ा जा रहा है, जिसका मतलब है कि यहाँ पे जितने भी पर्सनल लॉज हैं उन सबको इसके अंतर्गत आना पड़ेगा। जबकि पहले क्या था कि मुस्लिम पर्सनल लॉ जो कि शरिया लॉ से गवर्न होता है, उसके अकॉर्डिंग 15 एज होते ही उसको पॉवर्टी एज माना जाता था और ये एक मिनिमम एज माना जाता था कि जिसमें शादी की जा सकती है। लेकिन अभी क्या किया जा रहा है कि अक्रॉस द जितने भी सिविल लॉज हैं, जितने भी पर्सनल लॉज हैं, उन सब में इसको लागू कर दिया जाएगा। यानी कि मुस्लिम पर्सनल लॉ से ये ऊपर उठ जाएगा और मुस्लिम पर्सनल लॉ की वहाँ नहीं चलेगी और ये लॉ को वहाँ पर लागू कर दिया जाएगा। अब इसके अगेंस्ट में कुछ दलीलें दी गई हैं, जैसे कि बोला गया है कि ये आर्टिकल 25 जो फंडामेंटल राइट्स है हमारा, आर्टिकल 25 का वायलेशन करता है, क्योंकि उसमें हमें अपने धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात ये भी है कि वहाँ पे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन की भी बात की गई है, जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ मोरालिटी, हेल्थ एंड पब्लिक ऑर्डर। जब ये कोर्ट में जाएगा तो गवर्नमेंट के तरफ से ज़रूर ऐसी दलील दी जाएगी, क्योंकि मिनिमम एज को हम रेज कर रहे हैं। गर्ल्स चाइल्ड का जो एज है, कम एज में शादी करने पर ऐसा एविडेंस है कि उससे मैटरनल मोर्टालिटी रेट बढ़ता है, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट बढ़ता है, तो वो एक हेल्थ का इशू आ रहा है। तो इसलिए ये अगेंस्ट द 25 आर्टिकल 25 के अकॉर्डिंग्स में नहीं जाता है। ठीक है, वैसे तो देखना पड़ेगा कि ये कोर्ट में जाकर क्या होता है, कोर्ट में जाता भी है कि नहीं। ऐसे सिमिलर केस और भी आए हैं जब सुप्रीम कोर्ट ने जो पर्सनल लॉ हैं उनके खिलाफ जाकर प्रोसीडिंग्स दी है, ऑर्डर दिया है, जैसे कि शबाना बानो वर्सेस इमरान खान 2009 का ये जजमेंट है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो डाइवोर्स वुमेन हैं वो क्लेम कर सकती हैं अपने मेंटेनेंस का इवन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ इद्दत। जबकि मुस्लिम पर्सनल लॉ में ऐसा कहा गया है कि इद्दत की एक्सपायरेशन के बाद ही वो क्लेम नहीं कर सकती हैं कि उनको और भी मेंटेनेंस दिया जाए फ्रॉम द हस्बैंड। ठीक है, नेक्स्ट जो केस था सायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 का, इसमें आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल दे दिया था, जबकि मुस्लिम पर्सनल लॉ में इसको मेंटेन किया गया है। तो हम देख सकते हैं कि कब कब सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पर्सनल लॉ को तरजीह ना देकर जो लीगल प्रोसीडिंग है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लॉ है, उसको एबव माना है। नेक्स्ट जो है पेज नंबर 17 पे ही एक्सप्लेन्ड पेज पर जीएस पेपर 1 और 3 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। और ये जो है वो केरला में एक सिविल लाइन बनने जा रहा है, जो कि एक रेल लाइन है जिसकी मैक्सिमम स्पीड बताई जा रही है 220 किलोमीटर पर आवर। और ये कासारगोड जो नॉर्थ है, नॉर्थ केरला टू साउथ केरला तिरुवनंतपुरम तक ये चलेगी। इसमें कंसर्न जताया जा रहा है जैसे कि कम्युनिटी डिस्प्लेसमेंट का, कि यहाँ से बहुत सारे कम्युनिटी को हटा दिया जाएगा, बहुत सारे पीपल को हटना पड़ेगा क्योंकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होने के कारण। उसके बाद वेटलैंड्स हैं उनको नुकसान पहुँचेगा। नेक्स्ट है कि जो फ्लड है उसकी संभावना बढ़ जाएगी क्योंकि यहाँ पर नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम को ये इफेक्ट करेगा। नेक्स्ट एंड अंतिम जो न्यूज़ है वो जीएस पेपर 3 से है, पेज नंबर 21 पर इकोनॉमी से। यहाँ पर सेमीकंडक्टर यूनिट्स की बात की गई है। यहाँ पर गवर्नमेंट ने अभी एक अनाउंसमेंट किया है इंसेंटिव देने का 76,000 करोड़ का, जो कि सेमीकंडक्टर यूनिट्स को इंडिया में लगाने के लिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं सेमीकंडक्टर के बारे में। अभी देखिए पोस्ट कोविड बात की जा रही है सेमीकंडक्टर फेमाइन के बारे में, और वो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पोस्ट कोविड डिमांड में बढ़ोतरी हुई लेकिन सप्लाई डाउन गया है, क्योंकि बहुत दिनों तक फैक्ट्रीज़ क्या थी, इंडस्ट्रीज़ बंद थी। अब यहाँ पर इफेक्ट कौन कौन से सेक्टर हुए हैं, तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो हुए टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ और जो हाउस होल्ड अप्लायंस हैं, जो कि इलेक्ट्रॉनिक हाउस होल्ड अप्लायंस हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है। इंडिया जो है मोस्टली क्या है कि सेमीकंडक्टर के लिए इंपोर्ट पर रिलाई करता है। जो मेजर प्लेयर्स हैं सेमीकंडक्टर में वो हैं ताइवान, जापान, साउथ कोरिया, यूएसए एंड चाइना। इंडिया लगभग अपने इंपोर्ट का 63% जो है वो चाइना से फुलफ़िल करता है, जबकि इंडिया का इंपोर्ट सेमीकंडक्टर में लगभग 80% है। और ऐसा बोला जा रहा है कि इसी तरह से चलता रहे तो हमारा जो सबसे ज़्यादा इंपोर्ट पर हम खर्च क्रूड ऑयल पर करते हैं उसको भी हम सरपास कर देंगे और सेमीकंडक्टर उससे भी आगे बढ़ जाएगा। अब इंडिया के लिए कंसर्न क्या है कि हम पहले बाहर से मंगा रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए कंसर्न है कि ये साइबर सिक्योरिटी थ्रेट की तरह से एक से काम कर रहा है, क्योंकि
आप जानते हैं कि टेलीकम्युनिकेशन में सेमीकंडक्टर का यूज हो रहा है, और अगर ये दूसरी कंट्री मैन्युफैक्चर कर रही हैं तो कुछ हो सकता है कि हमारी साइबर सिक्योरिटी उससे हैम्पर हो। और दूसरी बात कि हमारी कैपिटल आउटफ्लो हो रही है, बाहर जा रहा है। और तीसरी कि हमारी डोमेस्टिक जो डिमांड है उसमें इंक्रीज हो रहा है, जो कि हम लोग फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं, जो बाहर से भी जो मैन्युफैक्चर होकर इंपोर्ट आ रहा है उससे भी हम लोग फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट हमारे लिए कंसर्न है कि हमारे यहाँ कोई भी एक नॉट इवन ए सिंगल कमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब हमारे यहाँ नहीं है। अभी जो पूरे ग्लोबल में देखा जाए, ग्लोबली 170 यूनिट्स हैं, लेकिन हमारे कंट्री में एक भी नहीं है। जबकि हमारा जो कंट्री है वो सेकंड पोजीशन है मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में आफ्टर चाइना। और मोबाइल्स में आप जानते हैं सेमीकंडक्टर का बहुत ज़्यादा यूज होता है। अब इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी क्या क्या है? इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी ये है कि बहुत सारे जो जाइंट कंपनी हैं वो चाइना के ग्राउंड को लीव कर रहे हैं, वहाँ से हट रहे हैं। तो इंडिया को चाहिए कि उन कंपनी को अपने तरफ अट्रैक्ट कर ले। दूसरी बात कि टाटा ग्रुप्स ने इंटरेस्ट जताया है कि वो भी सेमीकंडक्टर बनाने के लिए इंडिया में शुरुआत करेंगे और उसका एक यूनिट लगाएंगे इंडिया में। तीसरी चीज़ ये है कि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा मार्केट है सेमीकंडक्टर्स के लिए, और ये जो मार्केट सिर्फ डोमेस्टिक ही नहीं है बल्कि हम जानते हैं कि पूरे ग्लोब में अभी सेमीकंडक्टर्स का बहुत ज़्यादा यूज है। चौथा है कि बहुत सारे जो स्टार्टअप्स अभी आए हैं जो कि सेमीकंडक्टर्स मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं। नेक्स्ट है कि हमारे पास जो IITians हैं, बहुत सारे IITs में माइक्रोचिप्स बनाए गए हैं, सक्सेसफुली बनाया गया है, जिसमें से शक्ति और अजीत 2 एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बताना चाहेंगे कि जो DRDO और इसरो है वो अपने लेवल पर अपने लिए रेस्ट्रिक्टेड यूज के लिए, जो कि स्पेस और सिक्योरिटी पर्पस के लिए बनाया जाता है, उसके लिए अपना वो सेमीकंडक्टर खुद मैन्युफैक्चर करती है। अब इसके लिए चैलेंजेस क्या क्या हैं? तो सबसे बड़ा चैलेंज है कि बहुत ज़्यादा कैपिटल इंसेंटिव है। कैपिटल इंसेंटिव इस तौर पर है कि इसकी डिप्रेसिएशन जो है, अर्ली डिप्रेसिएशन बहुत ज़्यादा होती है। लगभग जो न्यू प्रोडक्शन का 60 to 70% इसका डिप्रेसिएशन में चला जाता है हर एक साल। नेक्स्ट यहाँ पर टेक्निकल स्टाफ की कमी हमारे देश में हो सकती है। और तीसरी बात है कि इसको बहुत ज़्यादा अल्ट्रा प्योर यानी बहुत ज़्यादा प्योर वाटर की ज़रूरत होती है, जो कि मिलियंस ऑफ लीटर में ज़रूरत होती है। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं हमारे लिए, और हमारे लिए अपॉर्चुनिटी भी हैं। तो हमें देखना पड़ेगा कि हम सेमीकंडक्टर को किस तरह से किस रूप में लेते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए पूरी दुनिया के लिए, हमारे ही लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए ये बहुत बड़ा ज़रूरत बन चुका है। तो ये था आज का न्यूज़ का एनालिसिस। मिलते हैं कल नेक्स्ट न्यूज़ के साथ, तब तक